आज बुजुर्ग दाम्पत्य बहुत उदास बैठे थे क्योंकि दयाराम जी को कैंसर की बीमारी ने घेर लिया था और वो गांव में रहते थे। उनका इलाज करवाने के लिए शहर जाना था। वैसे शहर में उनका बेटा अजय रहता था। उनके बेटे ने भी उनसे कहा था कि पिताजी, आप गांव से शहर आ जाइए, आपका यहाँ अच्छे से इलाज हो जाएगा। यही सोचकर दोनों पति पत्नी शहर आए थे। बेटे ने तो उन्हें बुला लिया था, लेकिन बहू को उनको यहाँ रहना पसंद ही नहीं था। वो उनसे सीधे मुंह बात भी नहीं करती थी। वो उन्हें गंवार समझती थी। और ऐसे एक दिन की बात थी। अजय अपने पिता से कहता है, पापा जी, आपसे मैंने कितनी बार कहा है, जो सामान जहाँ से लिया कीजिए वही रखा कीजिए। ये आपका घर नहीं, जैसा मन करे वैसे करोगे और कोई कुछ नहीं बोलेगा। ये थाली यहाँ बेड पर क्या कर रही है, इसको सिंक में रख कर आइए। ऐसे वो अपने पिताजी को डांटते रहता था। अभी मोहिनी ऑफिस से आएगी तो गुस्सा करेगी। उसे सब फैला हुआ, इधर उधर फैला हुआ बिल्कुल पसंद नहीं है। और आप अपना ये अखबार, किताब, चश्मा और दवाई अभी यहाँ से हटा लीजिए। हॉल पूरा साफ सुथरा रहना चाहिए। मैं मोहिनी के लिए मैगी बना देता हूँ, वो ऑफिस से आती ही होगी। और प्लीज़ पिताजी, मेरा काम मत बढ़ाइए। समझे गुस्से में अजय अपने पापा दयाराम जी से कहते हुए रसोई में चला जाता है। दयाराम जी उदास मन से अपनी पत्नी शर्मिला जी की तरफ देखने लगे तो शर्मिला जी मुस्कुराकर उन्हें चुप कर रहने का इशारा किया। उन्हें कुछ दिन पहले ही पता चल गया था कि उन्हें कैंसर हो गया है। बेटे के बुलाने पर वो शहर आए थे ताकि अच्छे से अस्पताल में इलाज हो सके। इलाज चल ही रहा था। अभी डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ दी थी जो समय पर लेनी थी। उनकी पत्नी शर्मिला जी भी तभी बात को बदलते हुए घर की साफ सफाई करने लगी और धीरे से दयाराम जी को बोली, कहीं कुछ रह गया तो बहू कल की तरह फिर गुस्सा करेगी। लाई, ये थाली में ही उठाकर अंदर रख देती हूँ। शर्मिला जी अपने बेटे से बहुत ही प्यार करती थी और बहुत प्यार से बोली, अरे अजय, तेरे बाबूजी और मेरे लिए भी दलिया बना देना। बहुत दिनों से कुछ खाया पिया नहीं है अच्छे से। अजय और गुस्से में बोला, अरे मम्मी, अभी तो आप दोनों ने फ्रूट खाए थे। थोड़ा अपने मन पर काबू रखना सीखो। बार बार क्या खाना पीना लगा रखा है और यहाँ आकर तुम लोग कुछ ज़्यादा ही खाना खा रहे हो और दिन भर फ्रूट खा रहे हो। बेटे अजय के मुंह से ये सब बात सुनकर शर्मिला जी हैरान रह गई। वो तो बेटे के घर को अपना घर समझ रही थी, इसीलिए तो आई थी। पर यहाँ आकर उन्हें लगा कि ये घर उनका नहीं है। वो तो यहाँ बस मेहमान हैं और उन्हें जिन्हें 2 वक्त की रोटी तक सीमित है। वो अपनी बात पूरी करके वहाँ से चले गए और शर्मिला जी का मन उदास हो गया। तब दयाराम जी बोले, रहने दो शर्मिला, मुझे दलिया नहीं खाना है। अपने गांव के घर में जब कुछ खाना होता था तो अपनी मर्जी से खा पी लेते थे, पर यहाँ तो बेटे के घर में हर चीज़ के लिए मुंह ताकना पड़ता है। मन मर्जी से हम कुछ खा पी नहीं रह सकते हैं। जानती हो क्यों? क्योंकि यह हमारा घर नहीं है। हमारे घर पर तो उसका पूरा अधिकार है, पर बेटे के घर पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। या तो मुझे सोच समझकर उससे बात करना पड़ता है। मानो मैं नहीं, वो मेरा बाप है। बेचारी शर्मिला जी कुछ शांत होकर सोचने लगी। मजबूरी में यहाँ आई थी। वो अपने पति के साथ उनकी दवाई कैंसर की इलाज करने के लिए अच्छे भले गांव में रहती थी। अचानक से दयाराम जी को कैंसर हो गया और तबीयत बिगड़ने लगी। गांव के डॉक्टरों से दिखाया, पर वो उसका इलाज संभव नहीं था। अजय को बताया तो उसने गांव से शहर आने को कहा, क्योंकि गांव में इलाज की सुविधा नहीं थी। शर्मिला जी जैसे तैसे दयाराम जी को शहर ले आई थी। वह डॉक्टर को दिखाया। एक रोज़ जब डॉक्टर के पास वो बैठे थे तो अजय ने कहा, मम्मी, आपके पास पापा के इलाज के लिए पूरे पैसे तो हैं ना? तभी मैं आगे बात बढ़ा करूँगा, वरना आप पापा को देख लीजिए। अजय का इस तरह से पूछना शर्मिला जी को अंदर तक तोड़ दिया। फिर भी अजय ने जो कहा उन्होंने चुपचाप सुन लिया।
अपने आंसू पोंछते हुए उन्होंने बेटे के हाथों में खेती से आए पूरे पैसे रख दिए। तब जाकर भी अजय ने उन्हें डॉक्टर से दिखाया और तब जाके अजय ने उन्हें डॉक्टर दिखाया और इलाज शुरू करवाया। शर्मिला जी भी खुश नहीं थी, पर पति की तबीयत के लिए वह कुछ कहती नहीं थी। पत्नी की आंखों में आंसू देखकर दयाराम जी बोले, शर्मिला यहाँ से चलो, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता हूँ। मेरा दम घुटता है यहाँ मेरा मन नहीं लगता है। मुझे यहाँ क्यों ले आई? इस घर में मेरा दम घुटता है। ये बेटे का घर है, हमारा घर नहीं है। ये बात तुम कब समझोगी? शर्मिला जी ने अपने बाप को संभाला और बोली, अब चुपचाप आराम कीजिए। अब मैं इतना तो पढ़ी लिखी तो हूँ नहीं। ये डॉक्टर की दवाइयाँ मुझे समझ में आएगी, इसीलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। अब जैसे भी बेटे बहू रखेंगे हम रह लेंगे। इलाज होते ही यहाँ से चले जाएंगे। आप चिंता मत कीजिए। शर्मिला जी ने अपने पति को दिलासा दिया और थोड़ी देर में ही मोहिनी भी अपने ऑफिस से आ गई थी। वो बेहद ही घमंडी और चीर चीर करने वाली औरत थी, जिसे ना अपने सास ससुर की परवाह थी और ना ही घर की परवाह थी। उसको अजय ने ही मैगी बनाकर दी और अपने ऑफिस के काम में लग गया। पर मोहिनी अपनी बहू एक बार अपने सास ससुर को हालचाल भी नहीं पूछने गई। इधर शर्मिला जी की बीपी की दवाई भी खत्म होने को थी। शाम हो रही थी और अभी तक नौकरानी भी नहीं आई थी। उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा भूख लग रही थी। बहू की रसोई में सिर्फ बहू की इजाज़त से ही कोई जाता था, पर शर्मिला जी को बहुत ही भूख लग गई थी। अब उसको बर्दाश्त नहीं हो रही थी भूख। जब उनसे रहा नहीं गया तो वह रसोई में जाकर 2 सैंडविच बनाने लगी। तभी मोहिनी रसोई में आई और गुस्से में शर्मिला जी के हाथ पर गर्म गर्म चिमटा रखते हुए बोली, बुढ़िया तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी रसोई में आने की? अपनी हैसियत देखी है? गंदे कपड़े गंदे हाथों से मेरे बर्तन को छू रही हो। कहा था ना तेरे बेटे से किसी वृद्धाश्रम में छोड़ आने के लिए। न जाने उन्हें कौन सा भूत सवार था, पर मैंने तुम्हारा ठेका नहीं ले रखा है। तो निकलो मेरे रसोई से, और खबरदार जो इधर आई तो। शर्मिला जी फूट फूट कर रोने लगी। बहू ऐसा जुल्म मत करो, मुझे बहुत जोर की भूख लग गई है और दवाई भी मेरी खत्म हो गई है। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? अपने बेटे के घर में कुछ भी नहीं रखा है। मेरे अपने खुद के बेटे के घर में कुछ नहीं खा सकती। क्या इतना भी मेरा अधिकार नहीं है? मोहिनी गुस्से में आंखें दिखाती हुई बोली, कोई नहीं है अधिकार है। यह तो आपका कोई अधिकार नहीं है। अब वो बस मेरा पति है और भूख लगी है तो जाओ और किसी पड़ोसी से भीख मांगो और मेरे नज़रों के सामने से हट जाओ, वरना आपका अभी हाथ जला दूंगी। ज़्यादा बहस की तो मैं तो तुम्हें ही जला दूंगी। गंदी औरत, मेरे पूरे किचन को गंदा कर दिया है। इतना कहते हुए मोहिनी ने शर्मिला को धक्का मार के किचन से बाहर निकाल दिया। ये तो उनके साथ वहाँ अक्सर होता ही रहता था। हद तो तब हो गई जब कुछ दिनों के लिए अजय काम के सिलसिले में शहर से बाहर गया था और इधर मोहिनी ने भी करीब 3 दिनों तक के लिए किचन में ताला लगा दिया था। एक दिन वो रोज की तरह सो रही थी। शर्मिला जी तो अपनी भूख फिर भी बर्दाश्त कर लेती, परंतु दयाराम जी की तकलीफ उनसे देखी नहीं जाती थी। हार कर वो अपनी पड़ोसी के दरवाजे को खटखटाने लगी। दरवाजे से आवाज़ आने लगी। अंदर से आवाज़ आई, अरे कौन है जो इतनी तेज़ी से दरवाज़ा ठोके जा रहा है? कौन ठोकता है हमारा दरवाज़ा? अगर दरवाज़ा टूट गया तो क्या इसके पैसे कौन देगा? थोड़ा सब्र करो, आ रही हूँ। शर्मिला जी लगातार अपने पड़ोसी का दरवाज़ा खटखटाई जा रही थी और उधर ना जाने किसे देख रही थी। मानो किसी से छुपकर पड़ोसी के दरवाजे पर खड़ी थी वो। जैसे ही दरवाज़ा खुला, अरे बिटिया, तुमने क्या खाना खा लिया? तुम तो हर रोज़ बाहर से खाना मंगवाती हो और ना जाने कितना खाना आता होगा। बेटा, अगर बुरा ना मानो तो जब कभी तुम खाना पूरा नहीं खा सको तो क्या तुम मुझे दे दोगी वो खाना? बड़ी कृपा होगी। हाँ बस एक विनती है, इस बात की खबर मेरे बेटे बहू को ना हो, वरना वो बहुत नाराज़ हो जाएंगे। बेटा, अगर कल का
कुछ खाना बचा है तो दे दो ना, भगवान तुम्हारा भला करेगा। शर्मिला जी अपने पड़ोस में रहने वाली लड़की से कहती है। वह लड़की चिल्लाती हुई बोली, जोर से चिल्लाई और बोली, क्या आंटी जी, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या? एक बार खटखटाने पर अगर कोई दरवाज़ा नहीं खोल रहा है तो बार बार नहीं खटखटाना चाहिए। क्यों खटखटाते हो हमारा दरवाज़ा? चाहिए टूट गया तो क्या आपको इसका आपका बेटा इसे ठीक करवा देगा? पूछो जाकर उससे। बोलो। और ये क्या हर रोज़ आप भिखारी की तरह हमारे कभी भी किसी के दरवाजे पर खाना मांगने आ जाते हैं। मैंने देखा है आप बगल वाले आंटी के पास भी कुछ ना कुछ मांगने के लिए चली जाती हो। क्या आपके बेटे बहू आपका ख्याल नहीं रखते? आपको अच्छे से खाना नहीं देते? और अगर नहीं रखते तो आप लोग वापस क्यों नहीं गाँव चले जाते? क्यों रह रहे हो यहाँ पे? क्यों उनके साथ क्यों उनके साथ रह रहे हो? उनके साथ बोलिए। मोहिनी भाभी और अजय भैया वैसे तो बड़ी शान से घूमते हैं, अपने माँ बाप का खाना देना तक नहीं देते। क्या शर्मिला जी सकपका गई ये सुनकर और बोली, नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा बेटा बहुत ख्याल रखता है हमारी। पर तुम उनसे ये सब बातें मत पूछना। आज के बाद मैं तुम्हारे दरवाजे पर कभी कुछ मांगने नहीं आऊँगी। खुश रहो। इतना कहकर वहाँ से वो चली गई। शर्मिला जी जो को अपने जीवन में कितने दुखों का झेल कर अब अपने बेटे बहू के साथ घर में रह रही थी। उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि उनका जीवन दुखों से भरा रह जाएगा। बेटा था जो माँ बहन की इज्जत तो करता था, पर अपनी पत्नी से बहुत ही डरता था। एक बेटी थी जो अपने ससुराल की जिम्मेदारियों को निभा रही थी। उसे अपने दुखों से वह दुखी नहीं करना चाहती थी। इसीलिए जब कभी बहू खाना नहीं देती थी तो आस पड़ोस के लोगों से बचा हुआ खाना मांगने चली जाती थी। पर आज तो खाली हाथ लौटना पड़ा। जैसे ही दयाराम जी की नज़र उन पर पड़ी, दयाराम जी बोले, क्या हुआ शर्मिला जी? क्या तुमने खाना नहीं बनाया? मुझे जोर की भूख लगी है। शर्मिला जी रोने लगी और बोली, सच कहा था आपने। पिता के घर पर बच्चों का अधिकार होता है, पर बेटे के घर पर माँ बाप का कोई अधिकार नहीं होता है। आप रुके, मैं अभी आपके लिए कुछ लेकर आती हूँ। इतना कहते हुए वह रसोई घर में गई और कल रात की रोटी को पानी में भिगोकर ताजी रोटी कहकर दयाराम जी को खिलाकर दवाई देकर सुला दिया और वापस लौटकर अपना काम करने लगी। शर्मिला जी झूठे बर्तनों को साफ कर रही थी कि तभी फोन की घंटी बजी। शर्मिला जी ने इधर उधर देखा तो कोई नहीं था, तो उन्होंने फ़ोन उठा लिया। उधर से बेटी की आवाज़ आई, माँ कैसी हो, क्या कर रही थी? शर्मिला जी अपने आंसुओं को छुपाकर बोली, बस बेटी, बस मैं बैठी बैठी काजू खा रही थी। तुम्हारे भैया भाभी बहुत ही हमारा ख्याल रखते हैं। तुम यहाँ की चिंता मत करो। दोनों की आवाज़ से मोहिनी की नींद खुल गई और वो चिल्लाती हुई बोली, हिम्मत कैसी हुई मेरे फ़ोन को हाथ लगाने की? कुछ दिन पहले ही रसोई का हाथ लगाया था, तो याद है ना क्या हुआ था? अब बताओ तुम्हारे साथ क्या करूं? घर के काम आपसे होती नहीं हैं और बिना पूछे मुझसे फ़ोन को हाथ लगाने की हिम्मत कैसी हुई आपकी? शर्मिला जी ने झट से फ़ोन रख दिया, ये सोचकर कि कहीं बेटी के सामने राज खुल न जाए जो आज तक वह अपने सीने में छुपा कर रही थी। लेकिन बेटी को जो सुनना था वह सुन चुकी थी। शर्मिला जी बोली, वो तुम्हारी ननद अर्पिता का फ़ोन था। वो हमारे हालचाल पूछ रही थी, पर मैंने उसे कुछ भी नहीं कहा है। मेरा विश्वास करो मोहिनी। मोहिनी बोली, अगर नहीं सुना है तो अच्छी बात है, वरना ऐसा ना हो कि आपके किए की सज़ा आपके बीमार पति को भुगतना पड़े। आप बहुत ही ज़िद्दी हो गई हो माँ। एक बार सज़ा मिलने से आपको फ़र्क नहीं पड़ता है। लगता है आपको आपकी हड्डी पसली तोड़नी ही होगी। अब मेरा मुंह क्या देख रही हो? पूरा कमरा गंदा पड़ा हुआ है माँ जी। ये साफ कौन करेगा? तुम्हारा बाप।
खुद तो खा पी कर मोटी होती जा रही हो, एक कमरा तक साफ नहीं करती हो आप, एक कमरा तक साफ नहीं कर सकती हो, जाओ और अपना काम करो। इतना कहकर मोहिनी अपने कमरे में ताज़ी हवा लेने चली गई। करीब 2 हफ्ते बाद शर्मिला जी थकी हुई अपने कमरे में आराम कर रही थी और उधर मोहिनी अपना ऑफिस का सारा काम निपट कर कमरे में आराम कर रही थी। तभी दरवाजे की बेल बजी। जैसे ही मोहिनी ने दरवाज़ा खोला तो सामने अपनी ननंद को देखकर उसका मुंह बन गया। उसने सोचा था सारा दिन घर पर आराम करेगी, पर अब तो हो गया। हालांकि ऐसा कभी नहीं था कि वह अर्पिता के आने पर कभी खुशी हुई हो या उसके लिए कुछ किया हो, उसने उसे प्यार से गले लगाया हो। नमस्ते अर्पिता जी, आ गई वही। तो मैं इनसे कह रही थी कि कोई आपका अपना ही होगा जो इतनी देर से डोरबेल बजा रहा है। अंदर आइए। इतना कहकर मोहिनी अपने कमरे में चली गई। कमरे में जाते वक्त पति को अंदर आने का इशारा किया और बोली, देख लिया कौन आया है? चलो अभी जाओ और जाकर उन्हें हैंडल करो। जीना हराम करके रखा है, पहले ही तुम्हारे माँ बाप ने परेशान करते हैं और अब दिन ऐसे लग रहे लोग घर में आ रहे हैं। अजय उस वक्त बोला, ये कैसी बात कर रही हो? कल को अगर हमें अर्पिता के घर जाना पड़ा तो क्या वह भी हमें ऐसी ही नज़रों से देखेगी? और तुम तो जानती हो बाबूजी अपने पैसों से अपना इलाज करवा रहे हैं, यहाँ तक कि जब से आए हैं घर का खर्चा भी उन्हीं के जेब से निकालता हूँ। फिर भी तुम नाराज़ रहती हो। हर लड़की की तरह उसे भी अपने माँ बाप की याद आती होगी। अब माँ बाप गांव में नहीं है तो यहाँ चली आई। तुम चिंता मत करो, जल्दी चली जाएगी वो। मोहिनी गुस्से में आंखें दिखाते हुए बोली, माँ बाप की इतनी याद आती है तो अपने माँ बाप को अपने पास क्यों नहीं ले जाती है? भाई माँ करके चली आती है, कभी कुछ देने तो नहीं आती, बस लेने ही आ जाती है। अजय बोला, अर्पिता आई है तो खुश होने की जगह ऐसी उल्टी सीधी बातें कर रही हो। वो मुंह बनाते हुए बोली, अर्पिता होगी तुम्हारी, और वैसे भी हम इन्हें मेरा संडे बर्बाद करने का हक किसने दिया? पता नहीं क्या मिलता है, जब भी आती है रविवार को ही आती है। अब यहाँ बैठो या जाओ उनके पास, में थोड़ी देर तक आराम करना चाहती हूँ। ध्यान रहे मुझे परेशान मत करना। अजय बोला, अरे आराम करना है तो कर लेना, किसने मना किया है? तुम्हें पर भी थोड़ी देर तक उससे पास बैठो, वरना इसे शक हो जाएगा कि माँ बाबूजी के साथ तुम अच्छे से व्यवहार नहीं करती हो, और घर आए मेहमान के साथ वैसे भी कोई ऐसा बर्ताव थोड़ी करता है। चलो ना मेरी खातिर, प्लीज़। मोहिनी वो तुम्हारी बहन है, तुम खुद चाय पानी दे दो। मैं तो कहती हूँ पूरा घर उनके नाम ही लिख दो, और साथ में अपने माँ बाप को भी उनके साथ भेज देना। काम के न काज के, दुश्मन अनाज के। मुझे आराम करने दो और जल्दी से अपनी बहन को यहाँ से विदा कर दो। इतना कहते हुए मुंह फेर कर लेट गई वो। उसका ऐसा रूप देखकर अजय भी चुप रहना ही उसे ठीक समझा उसे, और चुपचाप वहाँ से चला गया। बाहर अर्पिता को बैठा देख अजय उसके पास गया और बोला, कैसी हो अर्पिता? अकेले आई हो? सोना को भी साथ लेती। और ये क्या, दामाद जी भी नहीं आए? आते तो कितना अच्छा लगता। तभी पीछे से शर्मिला जी बोली, बेटा इसका आना ही बहू को पसंद नहीं है, और तुम पूरे परिवार को बुलाना चाहते हो। क्यों हमारे लिए मुसीबत खड़ी करना चाहते हो तुम? तुम्हारे बूढ़े माँ बाप को 2 दिन की 2 रोटी देने तो तुम लोगों को दिक्कत होती है, फिर तुम्हारी बहन और उसके परिवार को क्या 2 वक्त का खाना खिला पाओगी? तिरछी नज़र से अजय अपनी माँ को आंखों ही आंखों में चुप रहने का इशारा किया और पीछे मुड़कर अपने कमरे की तरफ देखा। फिर बोला, माँ क्यों बैठे बिठाए मुसीबत को बुलावा देती हो? जानती हो ना अपनी बहू को। फिर यहाँ पापा जी के इलाज के लिए हो तो वह करवा लो और शांति से चली जाओ, यही हम दोनों के लिए अच्छा रहेगा। बेटे की बात सुनकर दयाराम जी की पत्नी से बोली,
दयाराम जी पत्नी से बोले। शर्मिला जी, अजय सही कह रहा है, चुप रहने में ही भलाई है। ये हमारा घर नहीं है, शायद तुम भूल रही हो, हम यहाँ मेहमान हैं। पिता की बातों सुनकर अजय बोला, खैर छोड़िए इन बातों को, दुख भरी बातों तो आप लोगों की खत्म ही नहीं होती है। और बताओ सरपिता, सब कैसे हैं? अर्पिता बोली, घर में सब ठीक है। तुम बताओ भाई, तुम कैसे हो? और माँ, आप कैसी हो? अजय बोला, मैं कैसे रहूँगा जब घर में दिन रात कलह रहा है, कलह होता है, और बीमार को सुबह शाम तक देखता हूँ तो मन कितना अच्छा रहेगा। तुम बैठो, मैं नाश्ता बनाकर लाता हूँ। अर्पिता चुप हो गई, कुछ भी नहीं बोली। वह जानती थी कि उसका आना भैया भाभी को पसंद नहीं था, पर माँ के प्यार का मोह उसे वहाँ खींच लाता था। इसी मोह में बंधी हुई थी वो, इसीलिए तो महीने में 1-2 बार जरूर माँ से मिलने आ जाती थी। पहले माता पिता मायके में रहते तो उसे सोचना नहीं पड़ता था, पर भाई इसी शहर में था तो ना चाहते हुए भी वो आ जाया करती थी। शर्मिला जी रोते हुए बेटी के गालों को स्पर्श करते हुए बोली, बेटा, इनका तो हमारा रहना ही खटकता है, फिर तुम क्यों बार बार हमसे मिलने के लिए आ जाती है? जानती हो ना अपने भाई और भाभी को, ये तुम्हारा मायका नहीं है, इस घर पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। कहते कहते शर्मिला जी रोने लगी और दयाराम जी उन्हें हिम्मत देने लगे। अचानक से ननद की नज़र अपनी माँ के जले हुए हाथ पर पड़ी और वो बोली, माँ, ये आपके हाथ को क्या हुआ? कैसे जला? या किसी ने जला दिया? किसी ने जला दिया है, बताओ ना माँ। ये कैसे हुआ? जैसे ही अर्पिता ने उनके हाथों को छुआ, शर्मिला जी की चीख निकल गई। अब क्या बताऊं बेटा, वो आराम कर रही थी, मैं रोटी बना रही थी, शायद उसी में चिमटे से जल गया होगा। अर्पिता ने माँ के हाथ अपने सर पर रखा और बोली, माँ, आपको मेरी कसम सच बताओ, कैसे जला? और वैसे भी आप मुझे अब से कुछ छुपा नहीं सकती, क्योंकि उस दिन फ़ोन रखने से पहले ही मैंने भाभी की कड़वी बातों को सुन लिया था, तभी ये आने का निश्चय कर लिया था। लेकिन आप आपके मुंह से सच्चाई जानना चाहती हूँ मैं। बताइए ना माँ, क्या हुआ? शर्मिला जी रोते हुए धीरे से बोली, अपने भाई से मत कहना, बेकार में मेरी वजह से क्लेश करेगा वो। बुढ़ापे में ये पेट न जाने क्या काक करवाएगा। फिर रोते रोते शर्मिला जी ने अपने और अपने पति पर हुए अत्याचार को बताया। माँ की दर्द भरी बात सुनकर अर्पिता की आंखों में आंसू आ गए। वह तुरंत से अपने बैग से दवाई निकाली और माँ के जले हुए हाथ पर लगाकर बोली, माँ, ये रख लो, इसे लगाओगे तो ठीक हो जाएगा। कितनी बार कहा है, चलो ना मेरे साथ, वही रहना, पापा जी का इलाज भी वही तो हो सकता है। शर्मिला जी बोली, नहीं बेटा, बेटी के ससुराल में माँ बाप का रहना अच्छा नहीं है। जब बेटे के घर ही अपना नहीं है तो तुम्हारे ही घर को हम अपना कैसे कह सकते हैं? शायद हमारे किस्मत में ही यह अपमान लिखा होगा। अर्पिता के पिता बोले, नहीं शर्मिला, यह हमारे किस्मत में नहीं लिखा है। हम चाहे तो अभी अपनी किस्मत से लड़ सकते हैं। मैंने कहा था तुमसे मुझे इलाज के लिए यहाँ नहीं आना, पर तुम्हारे कहने पर मैं यहाँ चला आया। अब यह अपमान मुझसे भी अब सहा नहीं जाता है। रोज रोज जिल्लत की रोटी को खाकर किसका भला हुआ है? बोलो, अभी भी कहता हूँ, चलो वापस, ये हमारा घर नहीं है। अर्पिता बोली, माँ, याद है एक समय था जब हमारे घर में भी हमारी बातें हंसी गूंजा करती थी। पापा जी हर शाम हमारे लिए जलेबी और पकोड़े लाया करते थे और हम सब मिल बैठकर खाते थे। न जाने कहाँ चला गया वो प्यार, वो अपनापन। कहते हुए सब पुरानी बातों को याद करने लगे। अर्पिता बोली, याद है माँ, आपको तो बस एक ही सपना था कि भाई अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, जिसके लिए आपने कितनी मेहनत की थी। शायद भाई वो भूल गया है। अब तो बस इतना ही चाहती थी कि वह काबिल हो जाए और बाबूजी को आराम और अपने दोनों को सम्मान की ज़िंदगी दे सके। पर शर्मिला जी बोली, हाँ याद है, मैं भी अगल बगल की औरतों के लिए अचार मुरम्बा बनाकर थोड़े पैसे कमाकर अपने पति की मदद करती थी, पर इनको ये बात पसंद नहीं थी। दयाराम जी भी अपनी तकलीफ भूल कर बोले,
अच्छा, तो इसीलिए तुम छुपा कर बाहर चली जाती थी। जानती हो अर्पिता, कभी किसी का काम अगर खराब हो जाता तो खड़े खड़े वह तुम्हारी माँ को 4 बातें सुनाने लगता था, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था। दिन रात ये दिन रात ये काम काम ही करती रहती थी। यहाँ तक कि छोटे बच्चों को भी संभालने का काम भी इसने शुरू कर दिया था। तब एक मिनट भी इसे आराम नहीं मिलता था। बेटे को पैरों पर जो खड़ा रहना चाहता था, इसीलिए तो ये खूब मेहनत कर रही थी। और तुम भी तो अपनी माँ की मदद करती थी। मुझे मुझे इस बात की खुशी थी कि दामाद जी और उनके माँ बाप ने कभी कभी इसके लिए तुम्हें रोका नहीं। तभी तो हम मिलजुल कर सब घर संभालते थे। अर्पिता बोली हाँ बाबूजी। फिर वो दिन आया जब अजय पढ़ लिख कर एक जॉब करने लगा, बड़ा हो गया। माँ को लगा उनकी तपस्या सफल हो गई। अब बेटा लायक बन गया है तो शायद बुढ़ापा सुख से बीतेगा। पर जॉब के दौरान ही उसकी मुलाकात मोहिनी से हो गई और वह उसको पसंद आ गई। और कुछ ही दिनों में दोनों ने शादी भी कर ली और हमें बताना भी जरूरी नहीं समझा उसने। क्या हम इसके अपने नहीं थे? कहते कहते वो रोने लगी। भाई की शादी से एक बहन को जितनी खुशी होती है, ये बयान नहीं किया जा सकता है। तो अर्पिता भी बहुत खुश थी। तो पर मोहिनी को अर्पिता बिल्कुल ही पसंद नहीं थी। उसे लगता था कि वो ये सब गांव के गवार है, जिनका कोई स्टैंडर्ड नहीं है। मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं ये। मोहिनी और अजय दोनों जॉब करते थे, इसलिए उनका रहन सहन बहुत ही ऊंचा था। अर्पिता और उसके पति के मध्यम वर्गीय परिवार के लोग कहीं से भी उन दोनों का कोई मेल नहीं था। इसी वजह से अर्पिता भी इस शहर में रहते हुए भी भाई के घर पर आना जाना उन्होंने धीरे धीरे कम कर दिया था। पर माँ बाप की चिंता उसे खींच लाती थी। अगले रोज जब अर्पिता जगी तो उसने देखा शर्मिला जी बर्तन धो रही थी और वही मोहिनी पैरों में नेल पॉलिश लगा रही थी और शर्मिला जी से कह रही थी, आपकी बेटी को तो घर के कामकाज करने की आदत है, आज का काम उससे करवा लेती हूँ। चलो छोड़ो, बस आप इतना याद रखो, बेटा इतना कमाने लगा है तो उन पैसे को देखकर अपनी हैसियत मत भूलना। बर्तन धुल के फिर फटाफट मेरे लिए गरम गरम चाय बना कर लाइए, मुझे ऑफिस भी जाना है। और हाँ, याद रखिए, खबरदार, जो काम वाली के लिए अपने बेटे को उकसाया तो काम वाली के महीने का पैसा क्या तुम्हारा पति देगा? जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, वरना अर्पिता के मुंह से चीख निकल गई। वरना क्या भाभी, ये क्या तरीका है माँ से बात करने का? अगर माँ बाबूजी का यहाँ रहना आपको पसंद नहीं है तो भाई से कहना था, क्यों बुलाया उनको यहाँ? मोहिनी हड़बड़ाकर अपनी जगह पर खड़ी हो गई और बोली, अरे अर्पिता, अपने घर का काम करने में क्या शर्म? अर्पिता बोली, तो आप कर लो ना, आप भूल रही है अगर पिताजी की संपत्ति पर बेटे का अधिकार है तो बेटे की संपत्ति पर उसके माँ बाप का अधिकार होता है। उस हिसाब से ये घर उनका भी हुआ। क्यों अर्पिता? कुछ और कहती है। उससे पहले शर्मिला जी ने उसे रोक दिया और बोली, बेटा जो जैसे चल रहा है चलने दो, बस तुम्हारे बाबूजी का इलाज हो जाए फिर मैं यहाँ से चली जाऊँगी, अपने आप चली जाऊँगी। सच कहा, किसी ने पिता का घर बेटे का होता है पर बेटे का घर माँ बाप का नहीं। बेटा, मोहिनी की बातें को बुरा मत मानो, देखना एक दिन बहू को समझ में आ जाएगा। अर्पिता बोली, माँ, ना जाने वह दिन कब आएगा और कब भाभी को अपनी भूल का एहसास हो जाएगा, कब वो आपको इस घर की नौकरानी ना समझकर अपनी सास या माँ समझेगी। इतना कहकर दोनों माँ बेटी कमरे में जाकर अपना सुख दुख बांटने लगी। समय बीता, अजय का बर्थडे था। बहुत सारे मेहमान आए थे। अर्पिता के ससुराल वाले बधाई देने के लिए रोहित के साथ आए और मोहिनी के मौके पे के सभी लोग आए, मायके के सभी लोग आए। उधर दयाराम जी की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती थी।
वो अपने कमरे में ही ज़्यादा रहते थे और रोज़ भगवान से मानते थे कि जल्द से जल्द ठीक हो जाए और अपने घर को चले जाए। और अब अर्पिता वही थी तो भाई की खुशियों में शामिल होने के लिए घर को सजा रही थी। तभी मोहिनी वहाँ आई और बोली, ये आप क्या कर रही हो मोहिनी? क्यों? मोहिनी के टोकने पर अर्पिता तुरंत रुक गई और वो बोली, भाभी आज इतना शुभ दिन है, आज भाई का बर्थडे है, तो मैंने सोचा शुरुआत घर के दरवाजे से करती हूँ। और फिर यह रंगोली बहुत ही शुभ होती है, इसे मुख्य द्वार पर लगाया जाता है। इससे सकारात्मक ऊर्जा घर में आती है और घर में सुख शांति बना रहती है। मोहिनी गुस्साते हुए बोली, मैं नहीं मानती इन सब ढोकसोल को। आप दरवाजे पर ये सब बेकार की चीज़ नहीं बनाओगी, समझी? भगवान के लिए मेरे घर को गंदा मत कीजिए। और जहाँ तक घर में सुख शांति की बात है, वो तो आप लोग चाहेंगे तभी बना रहेगी। बहू की बातों से जहाँ शर्मिला जी दुखी हुई, वही अर्पिता भी बहुत हैरान थी। फिर भी सबके सामने मुस्कुराते हुए अपने घर वालों के पास जाकर खड़ी हो गई। मोहिनी ताना मारते हुए बोली, ननंद रानी, आपको जो करना था अपने मायके में आप कर चुकी है। इस घर में बिना मुझसे पूछे एक चीज़ भी इधर की उधर नहीं हिलनी चाहिए। क्यों मम्मी जी, सही कर रही हूँ ना? अपनी बेटी को आप समझाइए या समझाऊँ मैं? बड़ी बड़ी आंखें दिखाकर शर्मिला जी को वो डराने की कोशिश की तो अर्पिता आगे बढ़कर बोली, नहीं, किसी को कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। कहते कहते अर्पिता की आंखें आंसुओं से भर गई। उसने अपने पति रोहित की तरफ देखा तो रोहित ने इशारे से चुप रहने को बोला। आज तक जो बात घर के 4 दीवार के अंदर थी, आज बाहर के लोगों के सामने आ गई थी और सब कानाफूसी करने लगे थे। जब ये बात आजू को पता चली तो दोनों पति पत्नी वही रिश्तेदारों के सामने लड़ पड़े। ये देखकर अर्पिता को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, तो उसने उन दोनों को चुप रहने की कोशिश की, पर मोहिनी ने उन पर फिर इल्ज़ाम लगाते हुए कहा, अब तो मिल गई ना आपको कलेजी को ठंडक। मेरे घर की शांति भंग करके आपके मन को बड़ा सुकून मिल गया होगा ना। एक तो आपके बीमार माँ बाप को अपने साथ रख रही हूँ, फिर आप क्यों लेने के लिए ऐसी हरकतें करती हो? बेवजह मेरा जीना दुश्वार करके रखा है। इतना कुछ सुनने के बाद रोहित अर्पिता को लेकर घर चलने को कहता है। शर्मिला जी हाथ जोड़कर बहू की तरफ से माफ़ी मांगने लगी। रोहित अपनी सास का हाथ पकड़कर बोले, नहीं मम्मी जी, आप क्यों माफ़ी मांग रहे हैं? आपके घर की बहू भी समझदारी से काम ना ले तो सास कितना रिश्तों को बचाएंगी। पर मैं तो ये कहूँगा कि पापा जी को ले जाकर घर पर ही इलाज करवाइए और कुछ नहीं तो हमारे घर पर चलिए। हमारे घर पर बड़े बुजुर्गों की बहुत ज़रूरत है। आपको माता पिता से कम नहीं समझेंगे। जब बेटा भी आपकी इज्जत नहीं कर पा रहा है तो आप क्यों इस घर में रहती हैं? तभी वहाँ मोहिनी आई और बोली, नंदोई जी, आपको हमारे घर के मामले में दखल ना दे तो अच्छा है। यहाँ आने के लिए परमिशन क्या दी? आप तो सर पर चढ़ने लगे। अपने बीवी को ले जाइए और निकल जाइए यहाँ से, यही आपके लिए अच्छा होगा। मोहिनी का इतना कहना फिर दयाराम जी और शर्मिला जी का सब का बांध टूट गया। शर्मिला जी आगे बढ़ी और मोहिनी के गाल पर एक जोरदार तमाचा मार दिया और बोली, बेशरम औरत, ना तो तू अपने माँ बाप की इज्जत करती है ना सास ससुर की। अब तो हमारे दामाद से गलत बात करने लगी, उसकी बेइज्जती करने लगी। यह अधिकार तुझे किसने दिया? जिस दिन हम अपने घर आ जाएंगे तुम्हारा सारा घमंड निकल जाएगा। इस घर में जो इतने साल से रह रही हो, क्या कभी तुमने अपने पति से पूछा ये घर किसके दम पर उसने खरीदा है? इस घर में सारे पैसे मेरे पति के लगे हैं। आज के आज हमारे दिए गए सारे पैसों को तो वापस कर या फिर इस घर से बाहर निकल जा। हम तो यहाँ नहीं रहेंगे, पर इस घर में तुम्हें भी अब नहीं रहने देंगे। अजय इधर उधर देखने लगा और माँ को समझाने की कोशिश करने लगा। तभी दयाराम जी सामने आए और बोले, नहीं, अब समझाने या समझने का समय बीत चुका है। तुम इस लायक नहीं हो कि मेरे घर में रह सको। हम भी यहाँ नहीं रहेंगे, गांव में जाकर अपना इलाज करवा लेंगे। डॉक्टर से मैंने बात कर लिया है, दवाई यहाँ से भेज देगा, पर इस घर में अब हम तुम्हें नहीं रहने देंगे। हमारी सारी संपत्ति हम दान में दे देंगे, पर तुम जैसे नालायक बेटे को तो कुछ भी नहीं देंगे। सुन लीजिए, आप मोहिनी के माता पिता है,
पर आपकी बेटी ना तो कभी हमारी इज्जत की, ना ही हमको 2 वक्त का खाना ढंग से दिया। तो क्या क्यों दे हम अपनी संपत्ति उनको? पिता के घर पर बेटे का अधिकार है, पर बेटे के घर पर क्यों माँ बाप का अधिकार नहीं है? अगर ऐसा है तो अपने पैसों से अपना घर बनवाइए। चलो शर्मिला, हम चलते हैं। अर्पिता, तुम भी जाओ अपने घर। कल हम भी यहाँ से चले जाएंगे और लौटकर यहाँ मत आना। तुम अपने मायके आना। वो दोनों अब अपने माता पिता के पैर पकड़कर माफ़ी मांगने लगे। तो दयाराम जी ने एक जोर का थप्पड़ उसे लगा दिया और बोले, क्यों मेरे पैसे से ही तो मेरा इलाज करवाता है? तो अपना इलाज तो मैं गांव में बैठकर भी करवा सकता हूँ। संभालो अपनी घमंडी बीवी को और रोज आ रहना है। मेरे घर से निकलो अभी और खाली करो मेरा घर, वरना पुलिस में शिकायत कर दूंगा। क्योंकि जब घर तुम लेने गए थे तो उस पर मेरे ही दस्तखत करवाए थे ताकि टैक्स नहीं देना पड़े। तो इस हिसाब से मेरे सारे पैसे मुझे वापस करने होंगे। चलो, इतना कहते हुए दयाराम जी ने शर्मिला जी का हाथ पकड़ा और अपने कमरे में चले गए। अगले ही दिन दामाद ने ससुर का टिकट करवाया और इज्जत के साथ ट्रेन में बैठा दिया। दोनों खुशी खुशी अपने गांव में रहने लगे। गांव जाकर रहने लगे। इधर अजय और मोहिनी को ना चाहते हुए भी एक घर खाली करना पड़ा, क्योंकि रोहित की जान पर पहचान के वकील को दयाराम जी ने सब कुछ देखने की जिम्मेदारी दी थी। आखिर फिर वो दिन आया जब दोनों को वो घर खाली करके जाना पड़ा। अब वो दर दर भटक रहे थे। माँ बाप ने भी घर में घुसने नहीं दिया और ये कहा कि जो अपने सास ससुर की सेवा नहीं कर सकती, उनकी इज्जत नहीं कर सकती, वो हमारे घर में रहने के लायक भी नहीं है। तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से हमारी बहू भी हमसे नाराज़ रहती है। वो तो अच्छा हुआ कि तुम्हारे जैसी नहीं है वो। तो हमसे अब कोई उम्मीद मत रखना। अब जैसे तुमने किया है वैसे अब तुम कर्म भुगतो। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।